हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। हमारा ये यूट्यूब चैनल जो रन हो रहा है साउथ सिटी पीसीएमबी में, जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज लेक्चर मिलेंगे। अच्छा प्लेटफॉर्म है अच्छे से पढ़ाई करने के लिए आपके, और मैं आपके साथ रहूंगा अपना सब्जेक्ट बायोलॉजी लेकर के, नागेंद्र साहब। तो फ्रेंड्स, आप आई थिंक कंटिन्यूअसली हमारे लेक्चर्स को देख रहे होंगे, क्योंकि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, और नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। स्टेप वाइज, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज लेक्चर्स के लिए। साथ ही साथ कोई कॉस्ट तो है नहीं कि आपको कोई कॉस्ट देनी पड़ रही है इसकी, तो फ्री है भैया, और ईयर लॉन्ग सीरीज है चलने वाली, बीच से हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। साथ ही साथ हमारे सिलेबस के कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, पेपर की तैयारी करेंगे, जहां पर हम मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, समय को देखते हुए हम 12th के लिए जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, आज उसको अंजाम देना है, आज इस चैप्टर को फिनिश करना है। तो जो लोग अभी तक नहीं देखे इस चैप्टर के लेक्चर्स, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल के जो भी हमारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं उन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। फिर भी मैं एक बार रिकैप करा देता हूं। हमारा चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ पर मेंडल जी की काफी उनके जो डिस्कवरीज थी, यानी लॉ ऑफ मेंडल्स की बात करें हम, तो वहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जैसे हमने लॉस पढ़े। इसके बाद हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ा, यानी जो मेंडेलियन लॉस थे उसको थोड़ा सा वो फेल करते थे एक तरीके से, उसका एक क्रिटिक्स था। उसके बाद हमने टीएच मॉर्गन जी के क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस मेथड को समझा, जहां पर हमने जाना कि क्रोमोसोम क्या चीज है, उसके अंदर जीन्स होते हैं, जो कि मेंडल जी इसे फैक्टर बोलते थे। तो अब उन सब को फिनिश करने के बाद हमने कुछ बीमारियां जानी जो जीन्स के थ्रू हो सकती हैं, क्रोमोसोम के थ्रू हो सकती हैं। हमने उस सारी डिसीज को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक हमारा था पार्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दूसरा था हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर। जो हमने इस लेक्चर के पहले पढ़ा हुआ था वो हमारा था मेंडेलियन डिसऑर्डर, और आज हमारा है जिस डिसऑर्डर वो क्रोमोसोम है। दोनों में डिफरेंस क्या है तो समझ लीजिए। जब क्रोमोसोम की गड़बड़ी हो जाए, जब क्रोमोसोम ही कम ज्यादा हो जाए, क्रोमोसोम डिस्टर्ब हो जाए, तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। और जब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया, और जब आपके क्रोमोसोम के अंदर मौजूद डीएनए में कोई जीन डिस्टर्ब हो जाए, कोई जीन डिस्टर्ब हो जाए, तो वो हमारा हो जाता है क्या, मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो देखा जाए पॉइंट म्यूटेशन के कारण जो डिसीजेस आ जाती हैं, हमने उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर में रखा। और जब क्रोमोसोम की दिक्कत के कारण कुछ हो जाए तो उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की तरफ। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में सबसे पहले हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को क्लासिफाई कर लें। This disorders caused due to the absence or excess or abnormal arrangement of one of more chromosomes। एक क्रोमोसोम या एक से ज्यादा क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम ले लीजिए, या एक से ज्यादा क्रोमोसोम अगर एब्सेंस हो गए या बढ़ गए हैं, तो बेटा ऐसी कंडीशन पे आपको बीमारी होगी, और वो बीमारी की जो कैटेगरी होगी वो होगी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, यानी क्रोमोसोम की जो डिस्टर्बेंस है वो डिस्टर्बेंस दो तरीके से आपको मिलेगी। एक डिस्टर्बेंस तब मिलेगी जब सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम की डिस्टर्बेंस हो। कब? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में एक सिंगल क्रोमोसोम क्या हो, जब डिसऑर्डर करे सिंगल क्रोमोसोम। और पॉलीपोलैरिटी में क्या होगा, मोर देन वन। जब मोर देन वन क्रोमोसोम जुड़ेंगे या घटेंगे
तो कंडीशन आएगी पॉलीपोलाइडी। तो याद रखिए एन का मतलब यहां समझिए, देखिए पोलाइडी का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियस, पोलाइडी का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियस। अब एन लग गया है मतलब सिंगल, और देखिए यहां पर क्या टर्म किया पॉली, पॉली मतलब मोर देन वन। तो ऐसे आप पहचानेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दो तरीके से देखने को मिल सकता है। एक तरीका जिसमें क्रोमोसोम सिंगल एक्सेस हो जाएगा या सिंगल क्रोमोसोम घट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, यानी सपोज ह्यूमन में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर यानी 46 होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन मैं कह दूं कि किसी बच्चे में केवल 45 क्रोमोसोम्स हैं या फिर 47 क्रोमोसोम हो गए, तो ये जो घटना घटी ये एन्यूपोलाइडी की घटना है। क्या है? एन्यूपोलाइडी। और कह रहा है कि जब पूरे का पूरा सेट ही बदल जाए, यानी होना चाहिए था 46, 23 और जुड़ जाए, कितने हो गए 6 3 9 4 2 6 69 हो जाए, तो भैया बच्चा नहीं हो पाएगा, फिर ये हैवान बन जाएगा, ये नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि क्रोमोसोम 23 पेयर ही चाहिए, इससे कम ज्यादा हुआ तो गड़बड़। और ये क्या है 23 पेयर नहीं, 23 पेयर में 23 और जुड़ गए, 23 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गए, तो भाई ये कंडीशन बन जाती है पॉलीपोलाइडी की। तो यहाँ पर शायद आप समझ गए हो, दो तरीके की पोलाइडी है, दो तरीके का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने को मिलेगा आपको। एक जब सिंगल क्रोमोसोम की डिस्टर्बेंस होगी तो एन्यूपोलाइडी, और जब मोर देन वन हो गए तो क्या हो जाएगी पॉलीपोलाइडी। तो आपको बता दूं पॉलीपोलाइडी एनिमल्स में देखने को बहुत ही रेयर मिलती है, और अगर हो भी जाती है तो वो बच्चे मर जाते हैं, ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते, याद रखिएगा। तो प्लांट्स में पॉलीपोलाइडी देखने को बहुत मिलती है, प्लांट्स में पॉलीपोलाइडी कंडीशन देखने को बहुत मिलेगी, लेकिन एनिमल में पॉलीपोलाइडी कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। और मैंने कहा कि अगर ऐसा होता भी है तो ऐसे बच्चे ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते हैं, बर्थ के कुछ ही घंटे में वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम उठाते हैं एन्यूपोलाइडी के पास चलते हैं। चलिए भाई एन्यूपोलाइडी, पॉलीपोलाइडी डेफिनेशन देख लीजिए जो मैंने बताई अभी आपको, अच्छे से पढ़ लीजिए। इट इज एन इंक्रीज इन अ होल set of chromosome due to failure of cytokinesis after telophase stage of cell division. This is very rare in human but often seen in plants. ये चीज बहुत कम देखने को मिलती है ह्यूमन में, लेकिन प्लांट्स में बोला था। चलिए देखिए है क्या कर रहा है, ये हुआ क्यों हो जाता है पॉलीपोलाइडी की घटना। मान लीजिए ये एक सेल है, डिप्लॉयड सेल है, 6 क्रोमोसोम आपको दिखाई पड़ रहा है, फर्स्ट सेट है, सेकेंड सेट है एंड ये थर्ड सेट है, 3 सेट हमें क्रोमोसोम पे दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए सेल डिवीजन हो गया, पहुंच गया 3 पेयर पहुंच गया। अनरिड्यूस्ड गैमीट्स है, अनरिड्यूस्ड गैमीट्स यानी साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं, सेट बन गया, 6 क्रोमोसोम्स बने लेकिन साइटोकाइनेसिस हुआ नहीं। जब साइटोकाइनेसिस हुआ नहीं, पूरे के पूरे नंबर पहुंचे कहां पर, गैमीट में। होता क्या है, गैमीट में हाफ नंबर पहुंचते हैं, यानी अगर देखा जाए कुछ गड़बड़ी ना हुई होती साइटोकाइनेसिस की, तो एक ब्लू क्रोमोसोम पहुंचता, एक रेड, देखिए मैं दिखाता हूं, एक ब्लू क्रोमोसोम भाई हर पेयर से एक पहुंचता है, एक ब्लू वाला पहुंचता, एक रेड पहुंच गया और एक क्या पहुंचता, ग्रीन सेट पहुंचता। ये कंडीशन थी हैप्लॉइड की, लेकिन यहाँ पर हैप्लॉइड हुआ ही नहीं, यहाँ पे पेयर पहुंच गया पूरे के पूरे, यानी साइटोकाइनेसिस हुई नहीं, क्रोमोसोम अलग हुए ही नहीं, एक ही साइटोप्लाज्म तैरते रहे। तो बड़ा सिंपल सी बात है, अब जब जाइगोट बनेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए कितना उसमें जाइगोट बन कितने बनकर, देखिए 12 क्रोमोसोम, यानी इतने बढ़ गए नंबर। तो हमें याद रखना है कि जो पॉलीपोलाइडी है वो पूरे का पूरा सेट ही क्रोमोसोम का बढ़ जाता है। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए अब वैसे समझ आया, दिस इज वेरी रेयर इन ह्यूमन बट ऑफन सीन इन प्लांट्स। अब हम जो पढ़ने चल रहे हैं तो हमें पॉलीपोलाइडी में इतना ही याद रखना है, पॉलीपोलाइडी में ज्यादा बढ़ना नहीं आगे है, हमें जो बढ़ना है वो बढ़ना है हमें कहां पर, एन्यूपोलाइडी में। तो एन्यूपोलाइडी में आ जाइए। सबसे पहले आप एक डायग्राम देख रहे हैं, बहुत बढ़िया सा डायग्राम है। टर्नर सिंड्रोम पहली बीमारी, सब एन्यूपोलाइडी की बीमारी है पहली, टर्नर सिंड्रोम। क्या है टर्नर सिंड्रोम, देखिए इट इज द एब्सेंस ऑफ वन क्रोमोसोम, वन एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन 44A। 44A का मतलब ये कि 44 सेम है, आप इसके चाहे
तो आप लिख लीजिए 44x प्लस x0। यहाँ पर एक x होना चाहिए था। नॉर्मल कंडीशन में आप क्या करते हैं, 46 क्रोमोसोम मैंने पढ़ाया आपको सेल डिटरमिनेशन में, 44x यानी 44 क्रोमोसोम ये हो गया प्लस 45 और 46वां जो क्रोमोसोम है वो एब्सेंट हो गया, वो एब्सेंस हो गया, XO कंडीशन आ गई। यानी क्रोमोसोम कितने हुआ, केवल 45, 44 ये थे और ये 45। आपने क्या देखा, एक क्रोमोसोम की डिलीशन हो गया, एक क्रोमोसोम कम हो गया। तो जो क्रोमोसोम कम हो गया तो उसने एक डिसीज दे डाली, इस जायगोट्स के बच्चे को डिसीज क्या हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया। देख लीजिए ध्यान से, टर्नर सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं कैसे दिखाई पड़ेंगे आपको। ये फीमेल है लेकिन फीमेल ग्रोथ सही से नहीं हुई। क्यों ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि फीमेल के लिए 23rd पेयर पे एक X क्रोमोसोम होना चाहिए था, लेकिन इनके पास X क्रोमोसोम नहीं है। उस होने का ये फीमेल तो है लेकिन फीमेल जैसा डेवलपमेंट की बॉडी में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें ये देखिए पेयर आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, फर्स्ट पेयर है, सेकंड पेयर है, थर्ड पेयर है, फोर्थ, ऐसे करके 26 पेयर है, 23 पेयर है और 23 का आप देखेंगे 23rd जो पेयर हमारा दिखाई पड़ रहा है, 23rd वाला, यहाँ पर आप देखेंगे इस बच्चे में एक X होना चाहिए था, वो X क्या है, गायब हो गया है। वो X क्या है, गायब हो गया है। क्लियर? तो ये डिसीज होती है। चलिए सिम्टम्स देख लेते हैं, डिसीज के क्या-क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, फीचर्स क्या क्या है देख के टर्नर सिंड्रोम में। पहला, स्टेराइल ओवरीज आर रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री ओवरी है, कोई ओवरी में डेवलपमेंट नहीं है, इनकी ओवरी रूडिमेंट हो गई है, बेकार हो गई है। तो ओवरी डेवलपमेंट नहीं होगी इनमें तो ये क्या करेंगी, एग नहीं से बना पाएंगी। रूडिमेंट्री ओवरी का मतलब है ओवरी तो है बट वो नॉन फंक्शनल है, तो ये ओवम नहीं बना पाएंगी। और बेटा आपको अच्छे से पता है कि एग सेल या ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये मदर नहीं बन पाएगी। सेकेंड थिंग, नो मेंस्ट्रुएशन। नो मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पाई जाएगी। ऐसे में इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगी। क्लियर? लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ड्वार्फ होंगी, मेंटली रिटार्डेड होंगी। ड्वार्फ, मेंटली रिटार्डेडनेस का मतलब क्या होता है, मतलब पुअर, मेंटल रिटार्डेड मतलब क्या, कमी है दिमागी तौर पे, थोड़ा सा ये पुअर हेल्थ है, पुअर होंगी ब्रेन से, ये होता है रिटार्डेडनेस का मतलब, तो ज़्यादा दिमाग विकसित नहीं होगा। तो ये हमारे टर्नर सिंड्रोम में कैरेक्टर है, बाकी बहुत सारे कैरेक्टर हैं आप देखेंगे। ओके, देख लीजिए, पुअर ब्रीस्ट डेवलपमेंट है, साफ साफ दिख रहा है कि क्या है, पुअर ब्रीस्ट डेवलपमेंट है, ब्रीस्ट का सही से डेवलपमेंट नहीं होगा, रूडिमेंट्री ओवम है, साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं पाई जाएगी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारे पास डिसीज आते हैं डाउन सिंड्रोम। देखिए बेटा, बीमारी तो है ही है और जेनेटिक डिसऑर्डर है, कुछ किया भी नहीं जा सकता है और ना ही हमें पहले इसकी जानकारी होती है कैसा हुआ। आपने ऐसे फेस वाले बच्चों को देखा होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको दिखाई पड़ रहे हैं इस फेस में, मैंने भी देखे ऐसे बच्चों को। आप अगर फेस देखते हैं, फेस से आप आइडिया लगा लेते हैं कि जो ऐसे बेबीज होते हैं, बेबीज में क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं इनमें, तो बच्चे तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन अब डिसीज की बात करें, डिसीज है तो ये समझना पड़ेगा हमको। तो बेटा हमारी नेक्स्ट डिसीज आती है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है? इट इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर यानी 21, क्या बन गया, ट्राइसोमी। क्या इट इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, एडिशनल कॉपी हो जाती है क्रोमोसोम की, वहां पर डिलीशन चल रहा था क्रोमोसोम का, वहां क्रोमोसोम का डिलीशन चल रहा था, क्रोमोसोम डिलीट हो गए थे, यहां ऐड हो रहा है क्रोमोसोम। तो जब ऐड हुआ क्रोमोसोम तो देखिए 21 पेयर पे ऐड हुआ है। आप देखेंगे फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर देखें चल रहे सारे पेयर, लेकिन जब 21 पेयर पे चले तो देखिए यहाँ पर 2 की जगह 3 क्रोमोसोम्स हो गए। देख रहे हैं, ये 21st पेयर है, यहाँ पर 2 की जगह कितने हो गए, 3 क्रोमोसोम्स हो गए। थ्री क्रोमोसोम्स हो गए 21 के प्लेस पे। अब 21 के प्लेस पे 3 क्रोमोसोम हो गए तो सिंपल सी बात है भाई, एक क्रोमोसोम नंबर बढ़ गया तो 2 थे, अब 3 हो गए तो इसको बोल दिया कंडीशन को ट्राइसोमी।
क्या बोला इसी कंडीशन को, ट्राइसोमी। इस कंडीशन को इन्होंने बोल दिया ट्राइसोमी, 3 क्रोमोसोम है तो ट्राइसोमी हो गया। लेकिन बच्चे को बीमारी दे गया और बीमारी बन गई हमारी डाउन सिंड्रोम। क्रोमोसोम के बिहाफ या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो 45 यानी 45x प्लस x भी हो सकता है और xy भी हो सकता है। ये 45 कैसे हो गया, यहाँ 44 होना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है 22 2 जा 44 होना चाहिए था, लेकिन 45 क्यों, क्योंकि एक क्रोमोसोम बढ़ गया है 21 वाले पेयर पे। 45 हो गया, वहाँ 47 होता भैया, यहाँ जब 45 हो गया है, ये मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिल सकते हैं, दोनों चीजें देखी गई है, x वाला भी है और xy वाला भी है। फीमेल में भी एक बढ़ सकता है और मेल में बढ़ सकता है, दोनों ही कॉमन डिसीज बनेगी डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम में कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। चलिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला कैरेक्टर आप देखिए, बच्चों की जो टंग होगी वो टंग क्या है, देखिए काफी बल्जी टंग हो जाती है, एंड बल्जी टंग के साथ साथ काफी स्पॉट देखिए, शॉर्ट स्टैटर्ड विद स्मॉल राउंड हेड, शॉर्ट स्टैटर्ड जो हमारा मत्था होगा वो शॉर्ट होगा, एंड स्मॉल राउंड हेड है, बढ़िया गोल सी खोपड़ी होगी। ब्रॉड फ्लैट फेस, बड़ा और चपटा फेस होगा, फॉरवर्ड बिग टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ। फॉरवर्ड बिग टंग, फॉरवर्ड मतलब फारो पड़ा होता है, देखिए ये इस जगह फारो होता है, लाइन पड़ी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप लोग इसके बीच देखिएगा, बीच में एक लाइन है, तो कह रहा है कि फॉरवर्ड टंग है, जीभ थोड़ी सी फटी हुई दिखाई पड़ेगी, गहराई दिखाई पड़ेगी, और जैसे लगता है कि वो बाहर ही निकलती रहती है, मुंह से बाहर ही निकली रहती है वो टंग। ऐसा अगर कैरेक्टर से देखने को मिलेगा तो आप समझेंगे कि वो क्या डिसीज है, डाउन सिंड्रोम हो गया है। फिर कहता है ब्रॉड पाम विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम सिमियन क्रीजेस, ब्रॉड पाम, बड़ी बड़ी हथेली आपको मिलेंगी, चौड़ी हथेली बच्चों की, ब्रॉड पाम, चौड़ी हथेली होंगी। साथ साथ क्या कह रहा है, विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम सिमियन क्रीज यानी चौड़ी और लाइनें बहुत ज्यादा डार्क होंगी। मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, लूप्स मतलब ये देखिए कई लूप्स दिखाई पड़ रहा है, ये दिख रहे हैं लूप्स, बहुत गहरे लूप्स होंगे फिंगर टिप पे। रिटार्डेड फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल शरीर से गड़बड़ाएंगे, मेंटल रिटार्डनेस रहेगी, मतलब जैसे वहां थी हमारी डाउन सिंड्रोम। ये समझ जाइए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जब भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा, मेंटल रिटार्डनेस जरूर रहेगी और वो फर्टाइल नहीं होती है, तो कॉमन से टर्म आप याद कर लीजिए। जब कभी भी कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का पेशेंट आपको मिले, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का जो पेशेंट होगा उस पेशेंट में स्टेराइल होगा, यानी पेशेंट फर्टाइल नहीं होगा, दूसरा मेंटल रिटार्डनेस जरूर होगा, ये दो कॉमन कैरेक्टर है। तो क्रोमोसोम जो नहीं है, दो चीजों पे जरूर असर करते हैं। क्रोमोसोम डिस्टर्ब हुआ नहीं कि तुम्हारी सेक्सुअलिटी पे असर पड़ेगा, तुम्हारे मेंटल लेवल पर असर पड़ेगा, तो दो तो भैया याद करके रख लो, जब कभी भी कुछ ना मिले तो ये दो कैरेक्टर याद ही रखना, ठीक है। चलिए इस बेबी में भी कुछ ऐसा ही है। साथ साथ कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस, मतलब हर तरीके से उस बच्चे पे आफत टूट पड़ेगी। कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस यानी जेनेटिकली कंजेनाइटल, दो टाइप की डिसीज होती है, कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। कंजेनाइटल जो हमें सिंस बर्थ मिली है, कंजेनाइटल जो हमारे जीन्स में है, और जो हम लाइफ में हायर करते हैं, इस संसार में रह के जो हम बीमारियां लेते हैं, वो होती है एक्वायर्ड। तो कह रहा कंजेनाइटल हार्ट डिसीज हो जाएगा, यानी कि बच्चे में एक जन्मजात एक जेनेटिकली हार्ट की डिसीज रहेगी बनी हुई। काफी बुरी बात है, लेकिन मजबूर है हम लोग। आगे आते हैं, हमारा नया डिसऑर्डर है, और वो डिसऑर्डर हमारा है
कि एक मेल में फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, मेल में फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं। चलिए इस डिसीज से भी मिल लेते हैं। कहते हैं एक डिसीज है क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम। देखिए अभी तक आपने जो दो डिसीज देखी वो दो डिसीज जिसमें एक क्रोमोसोम कम हो गया, एक क्रोमोसोम बढ़ गया, लेकिन बढ़ा किस पेयर पे था? याद होगा 1 से लेके 22 पेयर तक के क्रोमोसोम तक के। बस कहता है कि जब सेक्स क्रोमोसोम पर यानी 23rd पेयर पे एक कम हो गया था तो कौन सी डिसीज हो गई थी? टर्नर सिंड्रोम हो गई थी। अब देखना, अब उस 23rd पेयर पे क्रोमोसोम बढ़ रहा है, यानी दोनों सेक्स क्रोमोसोम की बीमारियां हैं। एक में सेक्स क्रोमोसोम में क्रोमोसोम नंबर घट गया, एक में बढ़ गया। घट गया तो टर्नर हो गया, बढ़ गया तो क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम हो गया। चलिए देखिए, इट इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन मेल्स। मेल में XY होता है लेकिन एक एडिशनल X बढ़ गया। आप देख रहे हैं ये 23rd पेयर है क्रोमोसोम का, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। तो 23rd पेयर पर सेक्स क्रोमोसोम पे एक X बढ़ गया तो बीमारी हो गई। अब देखिए जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इसका। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वही 44X प्लस होने चाहिए थे केवल XY, लेकिन एक X एक्स्ट्रा आ गया, एक X एक्स्ट्रा आ गया। यही जो X आ गया इसी ने सीन गड़बड़ कर दिया और अच्छे खासे हमारे मेल को फीमेल बना डाला। क्या सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे? लेस बॉडी हेयर, फीमेल का कैरेक्टर है लेस बॉडी हेयर, बॉडी पे हेयर्स कम पाए जाएंगे। दूसरी कंडीशन ब्रीस्ट इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट का मतलब होता है बेटा बढ़ जाना, तो ब्रीस्ट क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। एंड जो लोग देख रहे हैं, साफ से आप देख रहे हैं, ये एक तरीके की बीमारी है। हाँ, लेकिन किसी की जान नहीं चली जाने की, जान चली जाएगी, मौत नहीं किसी की हो जानी, लेकिन हाँ आपकी बॉडी का फीचर बदल जाएगा। फीचर बदल गया तो उनमें क्या हो गया? ब्रीस्ट इनलार्जमेंट हो गया और ये एक बीमारी बन गई और इस बीमारी को आपने नाम दे दिया क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम। चलिए और भी देखते हैं क्या है इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम का। क्या मिलेगा? सबसे पहली बात, ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, हाउएवर फेमिनिन डेवलपमेंट। देखिए ये दोनों का नाम सुनिए, मैस्कुलिन और फेमिनिन का मतलब क्या है? मैस्कुलिन मतलब मेल, सॉरी फीमेल, कह रहे हैं कि ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, हाउएवर फेमिनिन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड, सॉरी फेमिनिन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर समझिए जरा अच्छे बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, चेंज हो गया इस टर्म दोबारा। मैस्कुलिन मतलब हो गया मेल, मैस्कुलिन मतलब हो गया मेल और फेमाइन मतलब हो गया फीमेल। तो कह रहा ओवरऑल मैस्कुलिन मेल का डेवलपमेंट तो होगा लेकिन फीमेल एक्सप्रेशन भी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट, वही ब्रीस्ट इनलार्जमेंट आ गया, इसी को बोलते हैं गायनेकोमैस्टिया। जब मेल में ब्रीस्ट इनलार्जमेंट हो जाएगी, ब्रीस्ट बढ़ जाएगी, तो हम इसे नाम देते हैं गायनेकोमैस्टिया। क्या नाम देंगे? गायनेकोमैस्टिया। अब देखिए जरा स्टेराइल, हमने आपसे बोला था स्टेराइल टर्म तो रहना ही रहना है, ये समझ लीजिए। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जब भी होगा स्टेराइल टर्म रहना ही रहना है, स्टेराइल और मेंटल रिटार्डेडनेस। तो स्टेराइल हो गई और क्या हो गई? मेंटली रिटार्डेड हो जाएंगी, यानी दिमागी तौर पे पैदल रहेंगी, थोड़ा सा दिमाग कम होगा। और भी बता दो, ऐसे फीमेल ऐसे लोग गुस्से वाले बहुत हो जाते हैं। तो स्टेराइल हो गया, मेंटली रिटार्डेडनेस हो गया, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो गई, टेस्टिकुलर नहीं पाए जाएंगे ज्यादा डेवलपमेंट, क्योंकि फीमेल कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे, ब्रीस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। सबसे ज्यादा चीज जो डेवलपमेंट की है वो ब्रीस्ट का डेवलपमेंट पे है, वो मेंटल रिटार्डेडनेस पे है, ये ध्यान रखिए। अब इसमें कुछ नई कंडीशन हम जोड़ते हैं।
एक कंडीशन तब होती है बेटा जब कोई जायगोट है, उस जायगोट में 44 प्लस ट्रिपल एक्स आ जाए। देखिए अभी तक क्या आपने देखा कि 44 था, मेल था, और मेल में क्या हो गया है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके ऐड हो गया ये, यानी इस Y के कारण क्या हुआ, जो क्लिफिल्टर का मरीज है, जो पेशेंट है, वो मेल कैरेक्टर तो रखेगा अपने पास, वो मेल तो रहेगा, लेकिन दो जो X आ गई है ना, इस X से फीमेल कैरेक्टर भी शो हो जाता है, उस X के कारण फीमेल कैरेक्टर शो हो गया। अच्छा अब इधर चले आइए, अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर देखिए XX है, फीमेल तो है, नो डाउट फीमेल ही है, लेकिन एक बात ये आती है सामने कि ये फीमेल है लेकिन ज्यादा ही कुछ एक्स क्रोमोसोम्स हो गए। ऐसी कंडीशन में भी ये बीमारी है, और इस बीमारी में हम इसको बोल रहे हैं सुपर फीमेल, सुपर फीमेल का आता है। सुपर मतलब वो बड़ा काम नहीं कर दिया है, सुपर फीमेल का मतलब बहुत ज्यादा एक्स क्रोमोसोम होगा। ये भी स्टेरॉइड होंगे, ये भी स्टेरॉइड होते हैं, ये भी बच्चे नहीं पैदा कर सकते, ये भी मेंटल रिटार्डनेस होंगी, लेकिन ऐसी लेडी गुस्सैल बहुत होगी। ये है कैरेक्टरिस्टिक इसका, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखिए मैं आपको चलता फिर से रिकैप करें, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे थे, और मैंने क्रोमोसोम डिसऑर्डर को दो पार्ट में डिवाइड किया था कि ये डिसऑर्डर आपको दो तरीके से देखने को मिलेगा। एक, जब एक ही क्रोमोसोम बढ़े या घटे, तो आपने बोला सर ये एन्यूपोलाइडी है, एन लग के एसएल में पकड़ में आ जाता है। दूसरी घटना क्या कह रहा है बेटा, कह रहा जब मोर देन वन छोड़िए, पूरा सेट का एरा बढ़ जाए। नॉर्मल कितना होता है, जाइगोट में 2n ना डिप्लॉयड होता है, 2n, कह रहा 3n हो जाए, एक सेट और बढ़ जाए। ऐसी कंडीशन को हम एन्यूपोलाइडी पॉलीपोलाइडी कहते हैं। लेकिन बात एक याद रखने वाली ये है कि पॉलीपोलाइडी एनिमल्स में या ह्यूमंस में देखने को कम मिलती है, होती नहीं है, और होगा तो ऐसा बेबी मर जाता है, ज्यादा लंबे समय जिंदा रह सकता है, लेकिन प्लांट्स में देखने को बहुत मिलते हैं। सेकंड स्टेप पे हमने पहुंचा, हमने ये डिफिनेशन आपको सुना, डिफिनेशन देख लीजिए। डिफिनेशन देखने के लिए वीडियो को पॉज कर लिया करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। इट इज एन इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू द फेलियर ऑफ साइटोकिनेसिस। दिस इज वेरी रेयर इन ह्यूमन बट ऑफन सीन इन प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है आपको, टर्नर सिंड्रोम बता दिया कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। इस सिंड्रोम में 23rd पेयर पे सेक्स क्रोमोसोम पे क्रोमोसोम कम हो गया, टर्नर सिंड्रोम होगा। तो तुरंत समझ जाया करिए कि यार अगर सेक्स क्रोमोसोम पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब बॉडी पे अफेक्ट पड़ेगा। फीमेल थी लेकिन फीमेल का कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाया, फिर हमने आपको उसके सिम्टम बताए। सिम्टम्स आपके सामने थे, स्टाइल तो होना ही था, और मेंटल रिटार्डनेस तो जरूरी होना है भाई, ऐसे लोग तो दिमागी तौर पर पागलपन हो गया है, मेंटल रिटार्डनेस रहेगा। इसके बाद आपने क्या देखा, डाउन सिंड्रोम, हंसता खिलता मुस्कुराता चेहरा, तो बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मजबूरी है कि एक डिसीज से ग्रसित हो गया, और डिसीज हमारी कौन सी, डाउन सिंड्रोम। वैज्ञानिक क्या कह सकते हैं, एक फिजिशियन जिनका नाम था डाउन, उन डाउन के नाम से पड़ गया, क्या एक पूरा नाम था, लैंगडॉन डाउन, उन्होंने अपने नाम से सिंड्रोम का नाम रख दिया डाउन सिंड्रोम। अच्छी बात है भैया, अपने लोग नाम से ही तो जिंदगी भर अमर हो गए डाउन सिंड्रोम बना करके। डाउन सिंड्रोम में क्या बताया इन्होंने कि 21st पेयर पे एक क्रोमोसोम बढ़ गया, 21st पे क्रोमोसोम बढ़ गया, यानी कि क्या हो गया, ट्राइसोमी। और जब ट्राइसोमी हो गए तो इन्होंने एक बीमारी दे डाली, और बीमारी बन गई हमारी क्या, डाउन सिंड्रोम। कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो आपको पता है, कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया था आपको, शॉर्ट स्टैटर्ड विद स्मॉल राउंड हेड होगा, ब्रॉड फ्लैट फेस होगा, फॉरवर्ड बिग टंग होगी, एंड पार्शियली ओपन माउथ होगा। इस तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे पहुंचे हम क्लिफिल्टर सिंड्रोम में। भाई साहब ऐसे से मॉडलिंग का पोज दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हालात भाई साहब गंभीर हो गए हैं, कैरेक्टर थोड़ा सा बदल गए हैं, ध्यान से देखते हैं। तो हमारा जो आया क्लिफिल्टर सिंड्रोम में, क्या बताया क्लिफिल्टर सिंड्रोम में कि लेस बॉडी हेयर है, ब्रीस्ट इनलार्जमेंट था, आपने पढ़ा यहाँ पर क्या हुआ था, 23rd पेयर पे एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया था, जिस कारण भाई साहब को इतने
नाजुक हालात में आना पड़ा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इनके साथ। देन इनके फीचर्स के बारे में हमने बात करी। ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट होता है, फेमिनिन डेवलपमेंट है, स्टेराइल है, एंड एटलीस्ट जब आपने पहुँचते हैं हमने आपको मेल और फीमेल में बताया कि उनके जो फीमेल है कभी कभी 23rd पेयर पे 3x क्रोमोसोम बनाते हैं। ऐसी फीमेल हमारी क्या बन जाती है, ऐसी फीमेल हमारी हो जाती है सुपर फीमेल। ये भी क्या होंगी, ये भी हमारी मेंटल रिटार्डनेस शो करेंगी। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए कुछ क्वेश्चन से बात कर लें इसके रिलेटेड। एक तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया करेंगे, सोचा मैंने कि हर लेक्चर में एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए डाल दें, तो चलिए कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं इसमें प्रैक्टिस के लिए। तो फिर हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसको टॉपिक से रिलेटेड, अपने जेनेटिक्स से रिलेटेड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। कोशिश यही करूँगा कि हर एक कंटेंट में मैं कुछ क्वेश्चंस रखूँ जिससे आपके लिए एग्जाम में वो इम्पोर्टेंट रहे। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को। ये मैं कोई क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट राइट करके रखे हुए हैं ऑलरेडी, और आपको समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर के कुछ गाइडिंग क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। द क्वेश्चन बिलो कैन हेल्प गाइड योर रिसर्च। Use at least 3 credible sources to answer and question. Not all can be answered for every disorder. चलिए समझते हैं। कह रहा what other names are there for the disorder? What other names are there for the disorder? Common names, यानी दूसरे नेम क्या रख सकते हैं डिसऑर्डर के? तो देखिए, हम अगर डिसऑर्डर का दूसरा नेम रखें तो हमने बहुत से नाम रख दिए डिसऑर्डर में। एक रख दिया हमने टर्नर सिंड्रोम, क्या रख दिया हमने? टर्नर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ये सारे हैं कॉमन नेम। व्हाट कॉजेज द डिसऑर्डर? डिसऑर्डर का कॉज क्या था? डिसऑर्डर के कॉज दो लोग थे, डिसऑर्डर को फैलाने वाले दो लोग थे। कौन से दो लोग थे भाई? तो डिसऑर्डर को फैलाने वाले जो हमारे, देखिए इसका आंसर मैं ऐड करता हूं, सही है। व्हाट कॉज डिसऑर्डर जो हमारा था कौन था? एक तो हमारा है जीन्स, एक हमारे जीन्स हो जाएंगे जो डिसऑर्डर कॉज कर रहा है, दूसरा हमारे क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स। एक जीन्स हो गया और क्या हो गया? क्रोमोसोम्स हो गया। तो जीन्स में हमारे, आपने देखा था जीन्स में हमने लोगों ने पढ़ा था जैसे सिकल सेल एनीमिया था, थैलेसेमिया था, वो हमारे जीन्स के थ्रू होने वाले डिसऑर्डर थे। और दूसरा क्रोमोसोम कॉजिंग डिसऑर्डर जो है वो हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया, जहाँ पर हमने टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में जाना। थर्ड क्वेश्चन कहता है आर देयर पेरेंटल टेस्ट्स फॉर दिस ऑर्डर? आर देयर पेरेंटल यानी बिफोर बर्थ क्या इसके टेस्ट है डिसऑर्डर के? तो बिल्कुल है, बिफोर बर्थ हम टेस्ट करा सकते हैं। What are the symptoms, common and uncommon? देखिए कॉमन सिम्टम्स की बात अगर करें तो हमने आपको बताया था बेटा कॉमन सिम्टम्स से क्या, कॉमन सिम्टम्स से ये जाएगा कि मेंटल रिटार्डनेस, मेंटल रिटार्डनेस, मेंटल रिटार्डनेस देखने को मिलेगी दिमाग के तौर पर। दूसरा कॉमन फैक्टर आपको मिलेगा स्टेराइल, यानी ये फर्टाइल नहीं होंगे, ये रिप्रोडक्शन करके बेबी नहीं पैदा कर सकते। तो ये दो कॉमन कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। अब अनकॉमन कैरेक्टर क्या? तो भाई अनकॉमन कैरेक्टर बहुत है। टर्नर सिंड्रोम ले लोगे, टर्नर सिंड्रोम ये आप अगर ले लेते हैं, डाउन सिंड्रोम ले लेते हैं, तो डाउन सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में ले लिए, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक? कि टर्नर में ब्रीस्ट इनलार्जमेंट नहीं होता, ब्रीस्ट एनलार्जमेंट, ब्रीस्ट एनलार्जमेंट नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा, अगर अनकॉमन ले ले तो हर एक स्पेसिफिक और डिसऑर्डर का अलग कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो ब्रीस्ट इनलार्जमेंट नहीं हुआ, किसी में क्या हो जाएगा? ब्रीस्ट इनलार्ज हो जा रहा है, जैसे क्लिनफिल्टर में ब्रीस्ट इनलार्ज हो गया। तो हर एक के कॉमन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। What population is affected by this order?
is it found mostly in one culture or gender? Can anyone be a candidate for this disorder? देखिए what population कहने मतलब क्या ये मेल और फीमेल में कुछ ऐसा है कि किसी में ज़्यादा ही देखने को मिलेगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डिसऑर्डर किसी में भी हो सकता है। आपने देखा है क्लिंगफिल्टर सिंड्रोम को, डाउन सिंड्रोम में भी देखा था कि मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है। फिर क्या है, हाउ इज इनहेरिटेड? ये इनहेरिटेड कैसे होता है? तो इट इज इनहेरिटेड through chromosome क्रोमोसोम के थ्रू इनहेरिटेड होगा, वन जनरेशन से अदर जनरेशन में जाएगा। What kind of medical assistance will the affected individual need? What kinds of medical assistance? देखिए मेडिकल असिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, साथ ही साथ हम ऑर्गेनिजम्स को उनके क्रोमोसोम, उनके जेनेटिक टेस्ट के थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं कि कैसे काइंड का बीमारी है, क्या है। लेकिन सबको इतना अंदाजा नहीं होता है कि ये डिसीज हो ही जानी है, तो टेस्ट कराते नहीं है। मोस्टली मिडिल क्लास के लोग कहाँ टेस्ट कराएंगे? तो ऐसी कंडीशन पर अगर टेस्ट कराएं तो हम इनके पहले आइडिया लगा सकते हैं, पहले इनके बारे में जान सकते हैं और इसका क्योर भी कर सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास में लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। टॉपिक के साथ क्वेश्चन आंसर 2-4 हुए। कोशिश करूँगा कि हर एक लेक्चर पे कुछ एमसीक्यूज या एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी रखूँ, जिससे उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें आपकी थोड़ी बहुत तैयार हो सकें अभी से। हालांकि इसकी प्रैक्टिस तो मैं कराऊंगा बाद में, लेकिन फिर भी एडिशनल 1 से 2 या 4-5 क्वेश्चन रख लें, जिससे कि आपको उस टॉपिक से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो पहली बात तो भाई अच्छे से पढ़ते रहे और थैंक्स कि आपने हमारा वीडियो एंड तक देखा। बस आपसे इतना ही कहना है कि भाई फॉलो करें हमें। फुल सिलेबस ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज है अपनी यहाँ पर, सारे सब्जेक्ट, खासकर कोर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो में। तो बायो में आपका बायोलॉजी मेंटर आपके साथ बना ही रहूँगा। बस आपने करना क्या है, अपने फ्रेंड्स को बताएं, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें। साथ ही साथ अपने डाउट्स भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो हम वो डाउट्स भी आपके क्लियर करेंगे। तो ठीक है गाइस, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।